नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न की श्रृंखला में कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए प्रश्नों को भी इस श्रृंखला में जोड़ा गया है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 इसमें पूछा गया है इंडिका किसने लिखी थी। इंडिका जो एक पुस्तक का नाम है, उसके विषय में यहाँ पूछा गया है कि किसने लिखी थी। आपके विकल्प हैं फाहियान, वैनसांग, मेगास्थनीज और कालिदास। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि इंडिका जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, किसने लिखी थी। फाहियान, वैनसांग, मेगास्थनीज और कालिदास। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो इंडिका जो पुस्तक है, वो विकल्प संख्या तीसरा सही है। मेगास्थनीज द्वारा ये लिखी गई थी पुस्तक। मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा था और मेगास्थनीज जो था, यह एक जो है यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यूनान के जो यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर था, उसका ये राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके दरबार में यह आया था और यह एक संधि के तहत आया था। जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने आया था, तो उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत में। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो है जो सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था भारत पर, तो दोनों के बीच में बाद में संधि हो जाती है और उसी संधि के तहत जो है यह जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जगह मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या 3। मेगास्थनीज जो है, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी। आपके विकल्प हैं धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण जीवन, नगर योजना एवं वास्तुकला। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प है, उसका चुनाव करना है। जो सही विकल्प है, आपको बताना है कि सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या थी। धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण जीवन या नगर योजना एवं वास्तुकला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, वह आपकी थी नगर योजना और वास्तुकला जो है। नगर योजना एवं वास्तुकला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय जीवन था, वह बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। मतलब उसको एक व्यवस्थित जो है वो था नगरीय जीवन आपका। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थीं, उनका जो सड़कों का जाल था, वह भी बहुत जो है सुव्यवस्थित था। सड़कें जो है ज़्यादातर समकोण पर काटती थीं सड़कें। और जल निकासी की जो व्यवस्था थी, वो भी बहुत जो है अच्छी प्रणाली की थी। जल निकासी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी प्रणाली की को अपनाया गया था उसमें। और ये जो है अपने आप में विशेष महत्व रखती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी थी, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व रखती थी। और मकान जो थे, मकान में जो है भवन निर्माण कला का जो है अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया था। और ईंटें जो है पकी हुई ईंटों का भी इसमें प्रयोग किया जाता था। और नगरों में रहने के जो मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय और सार्वजनिक जो भी कार्यालय थे, स्नानागार आदि सार्वजनिक स्नानागार जो भी देखने को इसमें मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो है सभी जो है इसमें कार्यालय और जो है स्नानागार, ये सब बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नगर जीवन था, वो बहुत ही जो है सुव्यवस्थित था। और इसमें आपको नगर योजना एवं वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपका विकल्प संख्या 4 ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था। वह कौन सा ऐसा पशु है जिसका सबसे अधिक महत्व था सिंधु घाटी सभ्यता में। आपके विकल्प हैं गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। इन चारों विकल्पों में से आपको सही जवाब देना है। गाय, बैल, भैंस या घोड़ा, कौन सा आपका सही विकल्प है, उसका चुनाव करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे अधिक महत्व था, वह आपका जो था दूसरा विकल्प सही हो जाता है। बैल जो था, बैल का जो है अत्यधिक महत्व था सिंधु घाटी सभ्यता में। बैल का ज़्यादा महत्व माना गया है। और बैल के साथ साथ गाय का भी इसमें महत्व है। गाय जो थी, उसको जो है गाय को दूध के लिए प्रयोग किया जाता था। और बैल को जो है गाय को दूध के लिए और बैल को कृषि के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इन दोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बैल को जो है अत्यधिक महत्व दिया गया है इसमें। तो इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा बैल।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता बताना है आपको। कौटिल्य, नागार्जुन, बाणभट्ट और मेगस्थनीज, इन चारों में से कौन जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं? आपके विकल्प हैं कौटिल्य, नागार्जुन, बाणभट्ट और मेगस्थनीज। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा जो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो पहला ही विकल्प सही है। कौटिल्य जो है वह जो है आपके अर्थशास्त्र पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। इनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, इनको कहते थे विष्णुगुप्त चाणक्य इनका नाम था, विष्णुगुप्त चाणक्य, और इनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य इनको कहा जाता था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महामंत्री थे और इनके गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और महामंत्री भी थे इनके। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और इन्होंने जो है जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके माध्यम से राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है इस पुस्तक में। और यह जो है प्राचीनतम ग्रंथ है, अपने अपने प्रकार का एक प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी जो शैली है वह उपदेशात्मक है। उपदेश दिया है इन्होंने इसमें। तो विकल्प संख्या आपका जो है पहला कौटिल्य जो है यह सही जवाब है। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौटिल्य हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कब आरंभ किया था? आपके विकल्प हैं प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में या नव पाषाण युग में या फिर तम्र पाषाण युग में। आपको चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है कि मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग सबसे पहले कब आरंभ किया था? प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका जो मनुष्य ने अग्नि का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वह प्राचीन पाषाण युग में ही किया था। प्राचीन पाषाण युग आपका पहला विकल्प जो है यह सही हो जाएगा। पूरा पाषाण युग में पत्थरों को जो है रगड़ने से, पत्थर जो है वो जो आपस में टकराते थे या रगड़ने से किसको, पत्थरों को आपस में रगड़ने से जो है चिंगारी उत्पन्न होती थी और उसी से जो है आपकी सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति मानी जाती है। पत्थरों को आपस में टकराने या रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न होती थी तो उसी समय से आपका जो है अग्नि की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये काल जो है आधुनिक काल से कम मान के चलिए कि 20 से 25 लाख वर्ष जो है पूर्व से लेकर 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आपका 12,000 वर्ष पूर्व तक इसका काल माना जाता है। 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक इसका काल माना जाता है आपका पूरा पाषाण युग का। और उसी समय आपका अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? जोरवी संस्कृति के विषय में पूछा गया है इसमें कि जोरवे संस्कृति का केंद्र जो था वो कहाँ था? आपके विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा जोरवे संस्कृति का जो केंद्र माना जाता है वह महाराष्ट्र माना जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है जोरवे संस्कृति का केंद्र माना जाता है। जोरवे संस्कृति एक ताम्रयुगीन पुरातात्विक संस्कृति है। एक कैसी संस्कृति है? ताम्रयुगीन। यह ताम्रयुगीन संस्कृति है और पुरातात्विक संस्कृति है जिसे पहली बार महाराष्ट्र में खोजा गया था। और यह संस्कृति जो है मालवा के क्षेत्र में फैली हुई थी। और जोरवे वास्तव में जो है महाराष्ट्र का एक जो है महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर ज़िले में, जो महाराष्ट्र राज्य का अहमदनगर ज़िला है, अहमदनगर ज़िले में गोदावरी नदी के तट पर, जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में, अहमदनगर ज़िले में गोदावरी नदी के तट पर एक जो है स्थित एक गांव है। जो आपका जोरवे है वह महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में गोदावरी नदी के तट पर एक गांव है जोरवे। और इस गांव में जो है आपका स्थित पुरातात्विक स्थल के कारण इस संस्कृति का जो है नाम जो है इसी गांव के नाम पर रख दिया गया। जो जोरवे है वह महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव है। और इस गांव में जो संस्कृति है, पुरातात्विक संस्कृति है, पुरातात्विक स्थल जो है, उन स्थलों के कारण जो है जोरवे संस्कृति का नाम जो है इसी गांव के नाम पर रखा गया है। तो आपका विकल्प जो है दूसरा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है जोरवे संस्कृति का केंद्र माना जाता है और इसका विस्तार मालवा तक था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। आपके विकल्प हैं गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्य। इन चारों में से सही जवाब आपको बताना है कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्य। तो इन चारों में से जो सही जवाब आपका हो जाएगा, जो प्राचीनतम राजवंश है इनमें से, वह जो है विकल्प संख्या तीसरा जो मौर्य राजवंश है, वह जो है सबसे प्राचीनतम है इनमें से। और इसका जो है जो मौर्य राजवंश था वह 322 ईस्वा पूर्व जो है इसकी स्थापना हुई थी। 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य राजवंश की स्थापना जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसका मतलब स्थापना की थी अपने राजवंश की, तो बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना इसने आरंभ किया था। और इसने अपनी इसकी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, जो वर्तमान में पटना के निकट, जो पटना शहर है उसी के निकट पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो विकल्प संख्या तीसरा मौर्य जो है मौर्य राजवंश इसमें से सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है। सम्राट अशोक के शिलालेखों के विषय में इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि कौन से जो है मतलब किस लिपि में जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, भोजपुरी और संस्कृत। इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। ब्राह्मी, देवनागरी, भोजपुरी और संस्कृत, इनमें से कौन सा आपका सही विकल्प है। तो जो अशोक के अधिकांश शिलालेख थे वह जो है विकल्प संख्या आपका पहला ही सही हो जाएगा, जो ब्राह्मी लिपि है उसी में आपके इसके शिलालेख हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। और सम्राट अशोक से संबंधित कुल लगभग 33 अभिलेख जो हैं वह अब तक ज्ञात हैं। और मौर्य युग के स्तंभों, शिलालेखों और गुफाओं की दीवारों पर जो लिखे गए हैं वह जो है इनसे मतलब ब्राह्मी लिपि से अधिकांशतः संबंधित हैं। और यह अतिरिक्त भारत के अतिरिक्त यह जो है बांग्लादेश में भी मिलते हैं। बांग्लादेश बांग्लादेश के अलावा नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी है। तो इनमें जो है आपके ये शिलालेख इसके मिलते हैं। और अधिकांश शिलालेख जो है इसके वह ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि के अतिरिक्त ये जो है इसमें खरोष्टी लिपि का भी कुछ शिलालेखों में प्रयोग हुआ है। और कुछ जो है कुछ शिलालेख जो है पश्चिमी शिलालेख जो हैं कुछ उसमें यूनानी और अरमाइक भाषा और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। यूनानी और अरमाइक लिपि का भी संयुक्त जो है प्रयोग हुआ है कुछ शिलालेखों में, जो पश्चिमी क्षेत्र की तरफ मिले हैं। तो अधिकांशतः जो है ब्राह्मी लिपि में ही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। आपके विकल्प हैं सतकर्णी, पुलमावी, सिमुक और गौतमीपुत्र सतकर्णी। इन चारों में से आपको सही विकल्प बताना है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सतकर्णी, पुलमावी, सिमुक और गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक जो माना जाता है वह माना जाता है विकल्प संख्या तीसरा सही जवाब है आपका सिमुक जो है, इसी को माना जाता है। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। और सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो हुई थी, वह जो है 230 से लेकर के 60 ईसा पूर्व 230 से लेकर के 60 ईसा पूर्व के बीच जो है सिमुक ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन, इसकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान, जो सातवाहन वंश की राजधानी थी वह प्रतिष्ठान है। और यह जो है प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। यह जो है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में ये जो है आपका स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या जो है तीसरा, सिमुक जो है इस वंश का संस्थापक है सातवाहन वंश का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसे सर्वप्रथम जो है जिसने बिहार प्रदेश को जीता था। आपके विकल्प हैं बाबर, खिलजी, तुगलक और चंगेज खान। इन चारों में से आपको सही जवाब देना है कि बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था। बाबर, खिलजी, तुगलक और चंगेज खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो बिहार प्रदेश है उसको सर्वप्रथम जो है खिलजी ने जीता था। जो दूसरा विकल्प है यह आपका सही उत्तर है, विकल्प संख्या 2। खिलजी जो था उसने जो है, इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद
बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, यह इसी ने जो है बिहार पर सर्वप्रथम बिहार को जीता था। इसने आक्रमण किया था बिहार पर, और इसने जो है 1203 से लेकर के 1203 से लेकर के और 1227 तक बिहार सहित बंगाल पर इसने अपना आधिपत्य किया था। बिहार बंगाल पर इसने शासन किया था। और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको इसने जला दिया था। तो ये जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका, बिहार पर सर्वप्रथम जो है मुस्लिम शासक जो जिसने सर्वप्रथम बिहार को जीता था, वह आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। 1203 से 1227 तक इसने बिहार सहित बंगाल पर अपना शासन किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला भी यही था। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज यहीं समापन होता है। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप लोगों से पुनः मुलाकात करेंगे, और आप अपने जो है सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि प्रश्नों का जो है संग्रह आपको कैसा लगा।